अखिलेश जी, एक अगर मोटा आंकड़ा देखें तो गैर बीजेपी शासित राज्यों में करीब 274 सीटें हैं लोकसभा की। सीटें तो हैं, पर एक बड़ी समस्या यह है कि इनको एक साथ जोड़ेगा कौन। ये सब केकड़े की तरह हैं, कोई भी बाहर निकलना चाहे तो दूसरा उसकी टांग खींच लेता है डब्बे से, कोई भी बाहर निकलना चाहे और सब डब्बे में रह जाते हैं। इस बार मैं समझता हूं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देश के बड़े बड़े नेता इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि सभी दल एक साथ आए। मुझे याद है मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी से कई बार मिला हूं, उनकी भी कोशिश है कि दलों को साथ लाया जाए। आदरणीय ममता बनर्जी जी, उन्होंने भी काम किया। जब राष्ट्रपति का चुनाव था तो सभी दलों को लेकर के वो साथ आएंगे, उनकी भी कोशिश है। और इधर नीतीश कुमार जी भी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एक साथ आएं। मुझे उम्मीद है कि 2024 तक रास्ता साफ हो जाएगा। ये सही है कि एक माला बनाने के लिए हमें एक धागा चाहिए, और धागा में माला की तरह उनको मोतियों को डालने का वाला व्यक्ति चाहिए। मैं समझता हूं विपक्ष में इतने नेता हैं, और इस बार लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए ये सब नेता साथ आएंगे। और जिस तरीके से आर्थिक संकट पैदा है, आप वोट लेने के लिए फ्री राशन देंगे, फ्री और कुछ देंगे, लेकिन अगर दूसरी पार्टी कुछ फ्री देना चाहती है तो आप उसको रेवड़ी बोलेंगे। लेकिन उद्योगपतियों को जिस तरीके से आप सब्सिडी देते हैं, ग्रांट देते हैं, या बैंक से सहूलियत देते हैं, या उनका सब्सिडी इंटरेस्ट माफ करते हैं, या उनका पैसा माफ करते हैं, कारोबारी को वो रेवड़ी आपको नहीं लगती। तो देश को बचाने के लिए विपक्षी दल एक साथ आएंगे, और मुझे उम्मीद है किसी न किसी एजेंडा के साथ आएंगे। आज देखिए बेरोजगारी कितनी है। मैं केवल फर्रुखाबाद का उदाहरण दे सकता हूं। फर्रुखाबाद में अग्निवीर की भर्ती में 1,13,000 लोगों ने फॉर्म भरे हैं, और सरकार अभी तक स्वीकार नहीं कर रही है और न बता रही है उन नौजवानों को कि कितनों को भर्ती में लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में इतने बड़े बड़े आयोजन हुए हैं, इन्वेस्टमेंट मीट के बहाने न जाने क्या क्या सपने दिखाए गए, लेकिन क्या इन्वेस्टमेंट मीट से कुछ हासिल हुआ है? इन्वेस्टमेंट आ गया होता तो शायद रोजगार मिल रहे होते। किस जिले में फैक्ट्री लग रही है? ये बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। मैं जानना चाहता हूं किस डिस्ट्रिक्ट को कितना आप दे रहे हैं बजट। और फिर जिस अर्थव्यवस्था को संभालता है किसान, एग्रीकल्चर सेक्टर, उस सेक्टर को क्या आप मदद कर रहे हैं? हमारे किसान को आपने सपना दिखाया कि आय दोगुनी हो जाएगी, कर्ज माफ हो जाएगा। बीजेपी के बड़े नेता वेस्टर्न यूपी में पिछले चुनाव में ये बात कहते रहे कि बिजली का बिल आपको नहीं देना पड़ेगा, बिजली का बिल फ्री होगा। क्या आज बिजली का बिल फ्री हो गया? जिस समय सूखा थी, जिस समय बाढ़ थी, क्या किसान की मदद की? ये सरकार के लोग न बाढ़ में मदद कर रहे हैं, न सूखे में मदद कर रहे हैं। और ये सही बात है कि बाजार में गेहूं की कीमत मिली किसानों को, सरकारी खरीद पर नहीं गेहूं खरीदा गया। और जो आटा बाजार में बिक रहा है उसकी कीमत क्या है? ये जानबूझ करके कुछ कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने सरकारी खरीद नहीं की। जिस समय सरकारी खरीद शुरू होनी थी उस समय भी समाजवादी पार्टी ने कहा था कि जानबूझ करके सरकार गेहूं नहीं खरीद रही है, वो जानबूझ करके प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देना चाहती हैं। इसलिए बढ़ावा दे रही है क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स हैं, आटे के प्रोडक्ट हैं, और वो जो आटा का प्रोडक्ट है जब बाजार में आएगा वो कम से कम मुनाफा कमा सकें। आज ये समझ में नहीं आ रहा कि जहां उत्तर प्रदेश में इतना खाने का तेल पैदा हो सकता है, चाहे वो कोई तेल हो, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ लोगों को पूरी मदद कर रहे हैं जिससे कि बाजार पे उनका कब्जा हो जाए। आप कैसे आंकते हैं? हम बात करें पहले नीतीश कुमार की, यानी अनुभवी नेता, बीजेपी के नेता खुद मानते हैं कि बड़े मेहनती हैं, भाई भतीजावाद परिवारवाद का कोई आरोप नहीं, मोदी की तरह से भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं। सबसे पहले सवाल यह है कि बीजेपी ये कहती है कि विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि एक एजेंडा हो, ऐसे कुछ कार्यक्रम हो, ऐसे कुछ फैसले हों जिससे देश का भला हो। मुझे याद है तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने यूपी में किस तरीके से वो पानी की व्यवस्था कर रहे हैं किसानों के लिए, वो एक प्रेजेंटेशन की थी कि किस तरीके से वाटर पाइपलाइन सप्लाई हो रही है, किस तरह किसानों को पानी दे रहे हैं। और मुझे याद है उस समय प्रेजेंटेशन जब मेरे सामने हुआ और आज मैं देखता हूं पीछे मुड़ करके, तो एक एग्जाम्पलरी काम किया है। और वहीं हम बिहार में अगर देख लें, ये सच है
कि नीतीश कुमार जी ने लगातार बिहार में इतने वर्षों से काम किया। उनके पास भी एग्जेम्पलरी काम है। समूह का काम जो उन्होंने किया, साइकिल बांटने का काम किया, या और बिहार में सुधारने के लिए जो कर सकते थे अपने संसाधनों से या दिल्ली की सरकार की मदद से वो किया। इसी तरह ममता बनर्जी जी के पास भी एग्जेम्पलरी काम है कि उन्होंने बेटियों के लिए कितना अच्छा काम किया, उन्होंने महिलाओं के लिए कितना अच्छा काम किया। और शायद वो काम ऐसे हैं जो दिल्ली की सरकार नहीं कर पाई, और दिल्ली की सरकार ने समाजवादियों की नकल की। समाजवादी पेंशन उत्तर प्रदेश में सबसे पहले शुरू की और डायरेक्ट अकाउंट में भेज रहे थे, वही तो आज जनधन खाते में पहुंच रहा है पैसा। कभी समाजवादी सरकार ने सबसे ज्यादा अकाउंट खुलवाए थे, सबसे ज्यादा ब्रांचेस खुलवाई थी। मैं बीजेपी से जानना चाहता हूं, पिछले सालों से इतने सरकारें चली उनकी, उन्होंने उत्तर प्रदेश में कितनी ब्रांचें खुलवाई हैं। और सबसे पहले डीबीटी सिस्टम अगर किसी ने क्रिएट किया था तो समाजवादी सरकार का। तो मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि विपक्ष के नेताओं के पास एग्जेम्पलरी काम है जो उदाहरण बन सकते हैं देश के लिए। और देश के लिए उदाहरण बना हमारा एक्सप्रेसवे। समाजवादियों ने एक्सप्रेसवे नहीं बनाया होता तो प्रधानमंत्री जी हरकुलस हवाई जहाज से कभी भी सड़क पर नहीं उतर पाते। दो लोगों की आपने बात कर ली, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार। कहाँ आंकते हैं आप शरद पवार को, जिनके करीब करीब हर पार्टी में मित्र हैं? कहाँ आंकते हैं आप राहुल गांधी को, जिनके बारे में कहा जाता है विपक्ष यानी जो बीजेपी है वो कहती है कि ये तो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है? इन दोनों को आप कैसे आंकते हैं? शरद पवार जी की भी कोशिश है और कांग्रेस को भी कोशिश करनी चाहिए कि किसी दल के खिलाफ काम ना करें, इन दलों को साथ लाने का काम करें। बड़ी पार्टियों को मैं कोई सलाह नहीं दे सकता हूं, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि जो देश के पैमाने पे अच्छे फैसले लेकर के आए उसके साथ खड़े होंगे।